गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सब लोगों ने ये सुन ही लिया है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रिजाइन किया। मंडे को वो हाउस में थे, प्रोसीडिंग्स को चेयर भी किया, बट फिर अचानक से शाम होते होते उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। अब ये इस्तीफा उन्होंने के हिसाब से उन्होंने हेल्थ रीजंस की वजह से दिया। डॉक्टर्स की सलाह मानते हुए उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया कि वो रिज़ाइन करके अपनी सेहत पे ध्यान देंगे। बट जो बहुत सारे सोर्सेस के द्वारा कहा जा रहा है, या फिर जिस तरह से अचानक ये शॉकिंग खबर हमारे सामने देखने को मिली, इसने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सामने रेज कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सोर्सेस द्वारा बताया जा रहा है कि एक बड़ा रीजन उनके रिजाइन करने का ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में राज्यसभा चेयरमैन के रूप के अंदर उन्होंने ऑपोजिशन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया। बेसिकली ऑपोजिशन की तरफ से 63 लीडर्स के सिग्नेचर्स थे, जहां पर जस्टिस वर्मा के रिमूवल का जो मोशन था उन्होंने राज्यसभा चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया था। पर सरकार चाहती थी कि लोकसभा के अंदर जो मोशन हो वो बाई पार्टिसन तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो। पर यहाँ राज्यसभा चेयरमैन ने सरकार के अगेंस्ट जाकर ऑपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का मोशन को एक्सेप्ट कर लिया। इससे सरकार काफी खफा थी, ऐसा काफी सारे सोर्सेस के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि आफ्टर दिस इवेंट राज्यसभा चेयरमैन एंड साथ ही साथ जो कुछ गवर्नमेंट के कुछ फंक्शनरीज थे उनके बीच में थोड़ी कहा सुनी भी इसके बाद हमें देखने को मिलती है, ऐसा यहाँ पे सोर्सेस का कहना है। देखो, ये सारे सोर्सेस के द्वारा कही जा रही चीजें हैं, तो ये स्पेकुलेशंस भी हो सकती हैं बिकॉज नो वन नोज कि क्या रीजंस हैं। बट ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि कुछ इसके पीछे के डीपर रीजंस इसके एग्जिट के होने को हो सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम बहुत ही जल्दी इस्तीफा भी एक्सेप्ट कर लिया गया। प्रधानमंत्री जी ने भी जो एक नोट लिखा है जगदीप धनखड़ जी के लिए, उसमें बहुत ही छोटा सा मेंशन है कि उनको सेहत के लिए अच्छी शुभकामनाएं, बस इतना ही मेंशन किया है। तो वो भी एक तरह से कुछ क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा है कि शायद सारा कुछ ठीक नहीं था बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। प्लस एट द सेम टाइम कुछ महीने पहले ही हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं उनको भी एक पब्लिक फंक्शन के अंदर थोड़ा सुना दिया था कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ये चाहिए कि किसानों की प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सुने, उनका प्रॉब्लम्स का सही ढंग से निपटारा हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो जगदीप धनखड़ जी के रेजिग्नेशन के साथ उठ रहे हैं। उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी हमें इनके बारे में पता लगेगा एंड प्लस एट द सेम टाइम जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको सही समय पे प्रॉपरली चुन लिया जाएगा। दोस्तों, डेट है आज की 23 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अक्सर सी सेट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उनको ये डर रहता है कि सी सेट कैसे क्लियर करना है या सी सेट कहाँ से हम पढ़ें ताकि एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन हमें उनका सी सेट का मिल पाए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर सी सेट का बैच यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। ये हमारा जो बैच होगा ये 29 जुलाई से स्टार्ट होगा। इस पर्टिकुलर बैच के अंदर हर एक चीज़ जो आपको सी सेट के लिए चाहिए वो कंप्लीट कवरेज आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इसमें आपको लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे, उसके अलावा डेली बेसिस के ऊपर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके हुआ करेंगे, आपके बाई वीकली टेस्ट भी होंगे एंड सेक्शनल टेस्ट के अलावा आपके जो मॉक्स हैं वो भी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर रेगुलरली आपके डाउट सेशंस भी होंगे ताकि सी सेट में कोई भी प्रॉब्लम आपको आए वो यहाँ पे आप कवर कर पाओ। तो बेसिकली ना आप नोटिस कर पाओगे ये बैच अपने आप में कंप्लीटली वन स्टॉप सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ इस बैच के अलावा आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है फॉर योर सी सेट इशूज। ठीक है ना? तो पूरा कवरेज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। 29 जुलाई से ध्यान रखिएगा, ये बैच स्टार्ट हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस बैच का लिंक लगा दिया है, तो वहां पर जाकर क्लिक कर कर आप यहाँ पे इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें यहाँ पे समझना है ना, वो समझना है कैग फ्लैग्स लैप्सेस वर्थ ₹573 करोड़ इन इंडियन रेलवेज। देखो, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। स्टैटिक पोर्शन से हमें कैग के बारे में पढ़ना होगा एंड करंट अफेयर से हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि आखिर ये 573 करोड़ के क्या लैप्सेस हुए हैं। देखो, आप लोग जानते होंगे ना कैग के बारे में, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। इन्होंने यहाँ पर जब स्टडी किया रेलवेज मिनिस्ट्री को, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ गड़बड़ियां पाई। इन्होंने कुछ ये नोटिस किया कि किस तरह से पैसे का मिसयूज यहाँ पे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप नोटिस कर पाओगे रेलवे मिनिस्ट्री को लगभग 148 करोड़ का लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि वो लैंड लाइसेंस फीस को रिकवर नहीं कर पाए। उसके अलावा 55 करोड़ रुपया यहाँ पर जो अलग अलग आपके रेलवे जोन को मिलना था फ्रॉम
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, वो सारा पैसा उनको नहीं मिल पाया, पूरे अमाउंट उनको नहीं मिल पाया। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोक्योरमेंट करने के समय के ऊपर बहुत ही मिसमैनेजमेंट यहाँ पे देखने को मिला, एंड साथ ही साथ रेलवे एसेट्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया। इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें नोटिस करने को मिलता है कि 573 करोड़ के यहाँ पे लैप्सेस हमें देखने को मिल जाएंगे। ये एक तरह का जो लैप्स है, इससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो आता है वो मेरे और आपके जैसे टैक्स पेयर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू कि कैग आखिर होता क्या है। देखो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप नोटिस करोगे तो आर्टिकल 148 आपको कैग के इंडिपेंडेंट ऑफिस को यहाँ पे प्रोवाइड करता है। कैग को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट जी के द्वारा अंडर हिज हैंड एंड सील। बाकी इनको जो रिमूवल प्रोसेस है वो काफी स्ट्रिक्ट बनाया गया है। ही कैन ओनली बी रिमूव्ड इन अ प्रोसीजर विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। इनकी ओथ यहाँ पे जो होती है वो 3rd शेड्यूल के अंदर यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो इनकी सैलरी है, सर्विस कंडीशन है, वो पार्लियामेंट यहाँ पे डिटरमिन करता है, एंड उनको अपॉइंटमेंट के बाद उनको उनके डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं किया जा सकता। प्लस एट द सेम टाइम इनकी जो टर्म होती है वो 6 साल की होती है, या फिर जब तक इनकी एज 65 ईयर्स ना हो जाए, विच एवर कम्स अर्लियर। एंड एक बार इनका ये टर्म कंप्लीट हो गया, फिर वो कोई भी फर्दर ऑफिस अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। प्लस एट द सेम टाइम इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड आपके कैग ही होते हैं, एंड जो भी कैग के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे वो चार्ज होंगे। चार्ज मतलब इन चीजों के ऊपर वोटिंग नहीं होती, दे आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड दोस्तों, अगर हम बात करें ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 4 चीजें बताई थी कि जिन वजह से हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो डिफेंड रहेगी, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। उनके पीछे 4 क्या थे? एक थे सुप्रीम कोर्ट, दूसरा इलेक्शन कमीशन, तीसरा यूपीएससी, एंड चौथा आपका कैग। दीज आर कंसिडर्ड एज द 4 बुलवॉक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये वाली बात आप अपने मेंस के आंसर में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर चाहे कैग का क्वेश्चन हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, इलेक्शन कमीशन का, या फिर यूपीएससी का। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करें पैक की, पब्लिक अकाउंट कमेटी के फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड की तरह यहाँ पे काम करते हैं कैग, एंड उनकी जिम्मेदारी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, एंड ही इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। बाकी इसके अलावा आर्टिकल 149 में इनकी ड्यूटीज एंड पावर्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनियन और स्टेट्स को जो अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे वो उस तरह से करने होंगे जिस तरह से कैग ने यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया हुआ है। मतलब प्रिस्क्राइब प्रेसिडेंट करते हैं, बट एडवाइस जो होती है वो कैग के द्वारा यहाँ पे दी जाती है। यूनियन ऑडिट रिपोर्ट्स जो होंगी वो कैग सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट जी को, जो पार्लियामेंट के सामने उनको रखेंगे। उसी तरह से जो स्टेट ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी वो गवर्नर को सबमिट करी जाती हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने उन चीजों को यहाँ पे रखना। अब आप ध्यान में रखिएगा कि इंडिया में तो ऑडिटिंग होती है, पर इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो ऑडिटिंग इंटरनेशनली भी यहाँ पे ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2022 से लेकर 2027 में ना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी ऑडिटिंग भी आपके कैग, भारत के कैग ही यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, ये यूएन की आपकी एक संस्था है जिसका काम ये है कि पीसफुल न्यूक्लियर यूज को यहाँ पे प्रमोट करना, तो इट्स कंसिडर्ड द न्यूक्लियर वॉचडॉग। तो वो ऑडिटिंग भी कैग के द्वारा ही की जाती है। उसके अलावा 2020 से लेकर 2025 के टर्म के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम, इसकी यहाँ पे ऑडिटिंग भी यहाँ पे आपका कैग ही कर रहे हैं। इसके अलावा पास्ट में 2020 से लेकर 2023 में WHO के कॉन्टेक्स्ट में एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर के ऊपर यहाँ पे कैग ने भी यहाँ पे काम किया हुआ है। तो व्हाट आई मीन टू से ना, देयर आर सो मेनी एंटिटीज जो इंटरनेशनली आपको देखने को मिलती हैं, वहाँ कैग का रोल देखने को मिल जाएगा। इवन OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यहाँ पर भी कैग का रोल एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर हमें देखने को मिलता है। इन इम्प्लीमेंटिंग केमिकल वेपन कन्वेंशन 2021 से 2023 के बीच में इन्होंने इस तरह से यहाँ पे काम किया था, राइट। तो ये कुछ बातें थी कैग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हमारे सामने है काशी डिक्लेरेशन फॉर ड्रग फ्री इंडिया। दोस्तों हमारी जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसके द्वारा रिसेंटली वाराणसी के अंदर यूथ स्पिरिचुअल समिट यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया, और उसकी समिट की थीम क्या थी? नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। विकसित भारत आप जानते होंगे 2047 विकसित भारत हमारा टारगेट है, एंड उस समय हम चाहेंगे क्या कि हमारे जो युवा है ना वो नशों के अंदर, मतलब इस तरह के ड्रग्स के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व ना हो, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर समिट के बाद डिक्लेरेशन जो दी गई उसका नाम है काशी डिक्लेरेशन, ठीक है। काशी वाराणसी को ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर इस काशी डिक्लेरेशन के माध्यम से 5 साल का रोड मैप यहाँ पे सेट किया गया है, कैसे डी एडिक्शन करी जा सकती है। जो हमारे युवा
नशे की लत के अंदर हैं उनको कैसे हम यहाँ पे डी एडिक्शन यहाँ पे करवा पाएं, उसके ऊपर फोकस है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स तो है ही है, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन सब मिनिस्ट्रीज के आपस में कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से एक जॉइंट नेशनल कमेटी बनाई जा रही है, ठीक है ना। हर साल हम इसकी प्रोग्रेस को चेक करेंगे। तो फोकस यही है, क्या फोकस है कि एडिक्शन को हम रोकें, नशा मुक्त भारत यहाँ पे बनाएं, और एक जो सॉब्रिटी होती है, सॉब्रिटी मतलब जो सोबर होता है, जो ड्रंक नहीं होता है, एक संजीदगी, एक संयम की अवस्था हम यहाँ पे लोगों के अंदर लेकर आए, एंड जो लोग ऑलरेडी ड्रग्स के अंदर हैं उनको हम यहाँ पे रिकवरी यहाँ पे करें। तो भारत को ना एक तरह से हम फिर से स्पिरिचुअल कैपिटल की तरह यहाँ पर हम भारत को शोकेस करें। तो इसमें आप नोटिस कर पाओगे डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी मॉनिटर किया जाएगा। जैसे कई बार ना आजकल स्कूल चिल्ड्रन में भी आपको देखने को मिलता है कि ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो ऑनलाइन ड्रग सेल्स को हम यहाँ पे टारगेट करें, इनको रोकें, इस तरह की चीज़ों को, ताकि भारत भी पूरी तरह से यहाँ पे नशा मुक्त यहाँ पे हो पाए, ठीक है। तो और बहुत सारी चीजें करी जा रही हैं, ग्रास रूट अवेयरनेस यहाँ पे करी जाएगी, संडे ऑन साइकिल फिटनेस कैंपेन, ताकि लोग साइकिलिंग करें संडे संडे की सुबह सुबह। तो कहीं ना कहीं जब स्पोर्ट्स की तरफ बंदे का रुझान होता है ना, तो ये ड्रग्स वगैरह वाली चीजों से वो दूर हो जाता है, राइट। तो अगली बार विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026, वहां पर इसकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाएगा एनुअली, राइट। एंड इस तरह से एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा, जहां पर किसी को काउंसलिंग की जरूरत है, रिहैबिलिटेशन, इमरजेंसी मदद की जरूरत है, तो वहां पर उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। ये है आपका काशी डेक्लेरेशन फॉर ड्रग फ्री इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डे जीरो के कॉन्टेक्स्ट में है। डे जीरो का मतलब क्या है? देखो, डे जीरो का मतलब है एक ऐसा दिन जब एक शहर को या उस रीजन को पानी मिलना ही बंद हो गया, जब पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहां लोगों के पास बिल्कुल भी टैप वाटर नहीं एग्जिस्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे डे जीरो। अब एक्चुअली आप नोटिस कर पा रहे हो कि कई जगह के ऊपर बहुत सूखा पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी को सही ढंग से मैनेज नहीं किया जा रहा। अब वो जो एरियाज है ना, वहां पर खतरा बन चुका है कि शायद पानी खत्म ही हो जाए एंड डे जीरो जैसी कंडीशन हमें देखने को मिले। अब आप लोग जानते होंगे अफगानिस्तान में एक सिटी है काबुल, वेरी वेरी पॉपुलर सिटी, पर यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये पहली मॉडर्न कैपिटल सिटी बन जाए जहां पर 2030 तक लोगों के पास पानी ही ना हो। आज के समय ही बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिल रहा है, 2030 तक ये क्राइसिस और बड़ा हो सकता है। अब पॉइंट ये आता है कि सिर्फ काबुल में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर पानी की इतनी ज्यादा समस्या है। देखो, एक्चुअल में आप नोटिस कर पाओगे ना, पहली बात तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक एरिया में एक सर्टेन पॉपुलेशन को ही हम यहाँ पे रख सकते हैं, उससे ज्यादा होगा कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान भी होता है, एंड उतना हमारे पास रिसोर्सेज है भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 2001 में काबुल की पॉपुलेशन 10 लाख के आसपास थी, आज भैया वो 60 लाख के आसपास हो चुकी है। इतने वाटर रिसोर्सेज है ही नहीं। दूसरा, बहुत बड़े लेवल पे सूखा पड़ रहा है काबुल के अंदर पिछले 4 साल के अंदर, राइट। उससे कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे स्नो मेल्ट भी काफी कम हुई है, जिससे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन काफी ज्यादा हो चुका है। उसके अलावा ग्राउंड वाटर 80% तक आपको पोल्यूटेड देखने को मिल जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे कि वो पानी पीने लायक भी नहीं है। एंड साथ में ही पिछले कुछ सालों में बहुत कम इन्वेस्टमेंट हुई है, प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा रुके पड़े हैं, जिस वजह से इंटरनेशनल भी पैसा नहीं आ रहा। उस वजह से पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी यहाँ पे चरमरा चुका है, जिस वजह से काबुल के अंदर ये वाटर क्राइसिस हमें आज के समय देखने को मिल रहा है। क्या सर पास्ट में कुछ और एग्जाम्पल्स भी रहे हैं? हाँ जी, देखो, भारत का जो चेन्नई शहर था ना, देखो डे जीरो नहीं आया, मैं ये नहीं कह रहा डे जीरो, पर उसके पास में जरूर पहुंच गए थे। काफी बड़ा ड्रॉट हमें चेन्नई में देखने को मिला 2019 में, एंड उस वजह से वहां पर सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी, लोगों को काफी दिक्कत आ रही थी पानी उन तक पहुंचने के अंदर। तो इंडिया में भी देखो, हमारी सिटीज भी हैं, हमारी सिटीज में भी ओवर पॉपुलेशन खूब देखने को मिलती है, वाटर वेस्टेज हमें खूब देखने को मिलता है, जिस वजह से इंडिया भी इम्पैक्ट हो सकता है पानी की सिचुएशन के साथ। बाकी पास्ट में केप टाउन जो था 2018 में, वहां पर भी इस तरह की सिचुएशन थी, ऑलमोस्ट काफी कम पानी वहां पे एक टाइम पे देखने को मिला था। तो ये कुछ बातें हैं डे जीरो के कॉन्टेक्स्ट में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है वो है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मीट के रिगार्डिंग। अब सर इसका क्या मतलब, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मीट का? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जब हम बात करते हैं ना 2022 की, तो 2022 में ना ग्रुप ऑफ फ्रेंड इसको लॉन्च किया गया था। अब इसका पर्पस क्या है सर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का? देखो, मैं आपको समझाता हूं। आप लोग ना यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में जानते होंगे, राइट। आप लोगों ने सुना होगा यूएनपीकेएफ के बारे में। जब मैं बात करता हूँ ना यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की, इनका पर्पस पता क्या होता है? ये दरअसल में यूएन के द्वारा डिप्लॉय किए जाते हैं, ताकि किसी जगह के ऊपर आपको पीस, सिक्योरिटी आपको इंश्योर करनी है। जैसे आपके अलग अलग दुनिया में
कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं, वहां पर पीस को रिस्टोर करने के लिए, सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ये सब चीजें करी जाती हैं, राइट। अब आप लोग जानते होंगे कि इनका जो पर्पस रहता है ना यूएन पीस कीपिंग फोर्स का, वो ये रहता है कि हमें किसी के ऊपर गोली नहीं चलानी, ठीक है, वी विल वॉन्ट बी यूजिंग फोर्स, बट अगर सेल्फ डिफेंस में हो तो उस केस में हम कर सकते हैं, क्योंकि उनका ना पर्पस है, इनका पर्पस शांति स्टैब्लिश करना है। ये वहां लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, बल्कि लड़ाई झगड़े करने करने वालों को यहाँ पे रोकने के लिए आए हैं। तो दोनों पार्टीज के कंसेंट के साथ प्लस इम्पार्शियलिटी के बेसिस के ऊपर यहाँ पर ये काम करते हैं। पर पिछले कुछ टाइम के अंदर हमें नोटिस करने को पता क्या मिला है कि इनके ऊपर ही अटैक कर दिया जाता है। इस चक्कर में क्या होता है, बहुत बार यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की यहाँ पे वो मारे जाते हैं, बहुत सारे यूएन पीस कीपिंग फोर्स, राइट। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको भी प्रोटेक्ट करें। जैसे बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, रवांडा, पाकिस्तान, ये कुछ ऐसे देश हैं जो खूब कंट्रीब्यूट करते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंतर्गत। पर हमने जैसा नोटिस किया ना कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, यूएन पीस कीपर्स इसमें मारे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत ने भी इस तरह से अपने 182 पर्सनल को यहाँ पे खोया है। तो हमारी ये कोशिश है कि इनकी हम प्रोटेक्शन को इंश्योर कर पाएं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक यूएनएससी रेजोल्यूशन है 2589, तो उसी को ऑपरेशनलाइज करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड यहाँ पे बनाया गया। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड दरअसल में 40 देशों का एक आपको एक ग्रुप देखने को मिल जाएगा, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, बहुत सारे इस तरह से आपको कंट्रीज देखने को मिल जाएंगे। एंड उनका पर्पस यही है कि इंश्योर ये करें कि रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हो। अगर मान लो कोई यूएन पीस कीपर्स के ऊपर अटैक करता है ना, फिर उसके अगेंस्ट, उस देश के अगेंस्ट हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लें, क्योंकि इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पीस कीपर्स को इसलिए ताकि वहां पे शांति स्टैब्लिश हो पाए। एंड यहाँ पे होता क्या है कि यूएन पीस कीपर्स को ही मार दिया जाता है, तो यूएन पीस कीपर को कौन जस्टिस देगा, वो जस्टिस देना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसीलिए इस पर्टिकुलर अलायंस को, इस इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म को यहाँ पे बनाया गया है। अब दिक्कत पता क्या है, बाकी जो इस तरह से अटैकर्स है ना, वो इसलिए आपको मारते रहते हैं यूएन पीस कीपर्स को कि उनको लगता है कि हमारे ऊपर क्या ही कोई एक्शन ले लेगा। पर ये चीज़ को ठीक करना आज के समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर हो गए ना, इसके अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अदरवाइज देश सोचेगा कि क्यों हम यहाँ पे अपने लोगों को मरने के लिए भेजें, है कि नहीं। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए 2025 की जो हाई लेवल मीटिंग हुई, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मीटिंग की, उसमें यही डिस्कस किया गया कि अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत ने इस बात को बहुत कैटेगरिकल यहाँ पे बोल दिया एंड हमें इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। भारत ने 3 लाख से भी ज़्यादा पीस कीपर्स यहाँ पे अलग अलग मिशन के अंदर यहाँ पे भेजे हैं, और 182 पर्सनल जो हमारे हैं वो अटैक्स की वजह से, जो सामने वाली अटैकर्स ने अटैक किया उसमें उनकी डेथ भी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो भारत हमेशा यूएन पीस कीपर फोर्स के साथ में रहा है, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज मार्शियन मीटोराइट्स। अब सर इसका क्या मतलब मार्शियन मीटोराइट्स का, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ये आपके सामने एक टुकड़ा आप देख रहे हो, ये दरअसल में एक मीटोराइट है, ठीक है, ये एक रॉक है, ठीक है ना। अब ये जो रॉक है ना, ये मार्स से आई है। हाँ जी, मार्स जो प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक ऐसा समझो कि आज से कई साल पहले मार्स का एक टुकड़ा मार्स से अलग हुआ, मतलब मीटरॉइड के फॉर्म के अंदर, एंड वो फिर धरती पे आया। बहुत लंबी जर्नी करने के बाद वो धरती पे आके गिरा, ठीक है ना। अब ये धरती के ऊपर आके गिरा तो ये आपको सहारा डेजर्ट के एक पार्ट में, जैसे नाइजर्स एगडेज रीजन, वहां पर आपको ये पार्ट देखने को मिला। तो एक पर्सन था, उसने यहाँ पे इस पत्थर को देखा, तो पत्थर को वो ले आया एंड अकॉर्डिंगली आज के समय अगर हम बात करें ना, इसकी यहाँ पे ऑक्शनिंग हुई कि कौन यहाँ पे इस पत्थर को खरीदना चाहता है। अब लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं इस पत्थर को लगेगा, क्यों? क्योंकि भाई ये मार्स से आया पत्थर, आप समझ पा रहे हो इस चीज को। तो किसी को मार्स के बारे में समझना हो, मार्स की एज, मार्स का ओरिजिन, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, मार्स के बारे में स्टडी करनी है, तो भाई उसके लिए ये पत्थर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब इसका ऑक्शनिंग होती है एंड ऑक्शनिंग के अंदर ये $5.3 मिलियन के पास में यहाँ पे सोल्ड किया गया, यानी कि लगभग 45 करोड़ के आसपास यहाँ पे ये पत्थर आपका बिका है। ये पत्थर का नाम क्या है या मीटोराइट का नाम क्या है? दिस इज NWA 16788। इसका वेट लगभग 24.5 किलो का आपको देखने को मिल जाएगा एंड ये लार्जेस्ट नोन मार्शियन रॉक जो कि अर्थ पे फाइंड की जाती है उसको आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मार्शियन मीटोराइट।
ठीक है। लैब जब टेस्टिंग हुई इसकी तो क्लियरली पता लग गया कि हाँ यार वाकई में ये मार्स से ही आया है। तो मार्शियन मीटोराइट्स बहुत ही रेयर आपको स्पेस रॉक्स देखने को मिल जाते हैं जो मार्स के सरफेस से हमें इजेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट इम्पैक्ट्स हो गया, ठीक है ना। तो इससे हमें कहीं ना कहीं मार्स की क्रस्ट के बारे में जानकारी मिलती है एंड अकॉर्डिंगली हम नोटिस कर पाएंगे मार्शियन हिस्ट्री को हम यहाँ पे स्टडी कर पाएंगे। तो अब इसका नाम ध्यान में रखना, इस मीटोराइट का नाम क्या है, NWA 16788 मीटोराइट, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि मार्स से लगभग 5 मिलियन साल पहले यहाँ पर ये इजेक्ट हुआ था एंड मैसिव एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट स्ट्राइक की वजह से। एंड धीरे धीरे करके कुछ आपका 140 मिलियन माइल्स इसने ट्रेवल किया अर्थ एटमॉस्फेयर को सर्वाइव करते करते, फिर ये धरती पे पहुंच पाया एंड इसको स्टडी करना आज के समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन चुका है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल मून डे के कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों 20 जुलाई को ना इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम पता क्या थी, वन मून वन विजन वन फ्यूचर। अब पॉइंट ये आता है कि सर हम इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं इंटरनेशनल मून डे को। इसका देखो रीज़न बहुत ही सिंपल है कि एक्चुअल में 1969 को ना इसी तारीख को पहली बार हमारा जो पहला ह्यूमन मिशन है टू द लूनर सरफेस उसकी हमें लैंडिंग देखने को मिलती थी, ठीक है ना। आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, अपोलो 11 मिशन के बारे में। ये पहला सक्सेसफुल मैन मिशन था एंड जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले इंसान बने थे जिन्होंने मून के ऊपर यहाँ पे कदम रखा था। तो उसी दिन को हाईलाइट करने के लिए, उसी भारत नहीं दुनिया की जो अचीवमेंट है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें ये डे को सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल मून डे। अब आप नोटिस कर पाओगे इससे ये जो यहाँ पे स्टार्टिंग हुई वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसकी स्टार्टिंग करी 2021 के अंदर, जब रेजोल्यूशन 76 के माध्यम से यहाँ पर हमने इसको इस डे को डेजिग्नेट किया, राइट। पिछले कुछ टाइम्स के अंदर ना कुछ देशों ने काफ़ी तरक्की करी है, उसमें डेफिनेटली यूएस, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन तो है ही है, प्लस आपका भारत भी आज के समय काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है इन द मून मिशंस। पिछले कुछ टाइम में जैसे चाइना का चांगी मिशन है उसने यहाँ पे लूनर सैंपल को यहाँ पे लेकर आया। इसके अलावा नासा आर्टेमिस प्रोग्राम, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम आज के समय हमें देखने को मिल रहा है जहां पर नासा वापस यही कोशिश कर रहा है कि वापस ह्यूमंस को हम मून के ऊपर भेजें, जिसमें पहली महिला भी भेजी जाएगी, एक पर्सन ऑफ कलर भी होंगे एंड एक तरह से सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस हम अपने मून के ऊपर मेंटेन करेंगे। अब दोस्तों भारत की बात करें तो भाई भारत ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसे अगर हम बात करते हैं चंद्रयान 1 मिशन की, ये भारत का पहला लूनर मिशन आपको देखने को मिलता है जिसमें हम केवल और केवल हम ऑर्बिटर ही भेजते हैं। एंड ये ऑर्बिटर का एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इसने वाटर मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया ऑन द लूनर सरफेस। तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू आपको यहाँ पे इस ऑर्बिटर चंद्रयान 1 के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। चंद्रयान 2 दोस्तों हमने 2019 में लॉन्च किया था, इसमें आपका ऑर्बिटर भी था, विक्रम लैंडर भी देखने को मिलता है और प्रज्ञान रोवर भी। पर दिक्कत यहाँ पे ये होगी कि हमारी यहाँ पे एक बहुत ही क्रैश लैंडिंग हमें देखने को मिली, हार्ड लैंडिंग हमें देखने को मिली। तो ऑर्बिटर है तो देखो अभी भी है, ऑर्बिटर ने हमें काफ़ी मदद भी करी, पर ये जो हार्ड लैंडिंग हुई उस वजह से हम जो चाहते थे वो पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाए। एंड उसी वजह से हमने फिर 2023 के अंदर चंद्रयान 3 को यहाँ पे लॉन्च किया था। इसमें केवल और केवल लैंडर और रोवर थे, क्योंकि ऑर्बिटर तो हमारे पास चंद्रयान 2 का जो था हमने उसी को इस्तेमाल किया एंड इसके माध्यम से भारत यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया और भारत साउथ पोल रीजन के ऊपर सक्सेसफुल लैंडिंग करने वाला मतलब आपका देश बना। और मून के ऊपर अगर हम बात करें अभी तक सिर्फ 3 देश ही थे, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना। उसके बाद चौथा देश भारत बना जिसने मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग को यहाँ पे अचीव किया। तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही शानदार पल था, आप लोगों ने इस पल को जिया भी होगा, राइट। तो ये भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है टू द लूनर एक्सप्लोरेशन। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो एक्चुअली हमारे पास एक कमेटी भी है, आप इसको समझना, ये यूएन की आपको एक कमेटी देखने को मिल जाएगी। इसका नाम अगर आप नोटिस करना चाहोगे तो यहाँ बात करता है किसकी, आउटर स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो यूएन की कमेटी को 1959 में एस्टेब्लिश किया गया था ताकि हम आउटर स्पेस को सही ढंग से यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएं एंड यहाँ पर ही आपके लीगल और टेक्निकल इश्यूज को डिस्कस करने का आपको ये प्रॉपर फोरम भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें आप नोटिस कर पाओगे कि गंगई कोंडा चोलेश्वरम जो टेम्पल है वो दरअसल में द्रविडन स्टाइल आपको टेम्पल आर्किटेक्चर का देखने को मिलता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। राजेंद्र चोला 1 की बात करें तो यस दिस स्टेटमेंट इज इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट। आईसीसी में ये देश इसके मेंबर कंट्रीज नहीं है, पार्टीज नहीं है, तो ये तीसरा गलत है। चौथा बात कर रहा है फेवरेबल कंडीशन,
तो भाई कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।